समंदर का एक ऐसा राज जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 1872 में अटलांटिक के बीच में एक जहाज बेजान तरीके से तैरता हुआ मिला, जिसमें ना ही कोई खून के निशान थे, ना किसी लड़ाई के, ना तूफान की वजह से टूटने का सबूत। पानी, खाना और सारा सामान अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन एक चीज गायब थी, पूरा का पूरा क्रू, और ये था मैरी सेलेस्टा, एक शापित जहाज, या फिर मैं यूं कहूँ एक अनजान ताकत की निशानी, जिसका सच समंदर की लहरों ने हमेशा के लिए निगल लिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक फ्लिक स्टोरीज। मैं आपको शुरू से कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ ताकि आप सभी को इस शिप की पूरी हिस्ट्री क्या थी ये पता चल सके। मैरी सेलेस्टा एक ब्रिटेनियन शिप थी जो स्पेंसर आइलैंड, नोवा स्कॉट, कनाडा में एक शिप बिल्डर जोशुआ डेविस ने बनाई। इसकी कील 1816 में लगाई गई और ये शिप 18 मई 1861 को लॉन्च हुई। उस वक्त इसका नाम अमेज़न रखा गया। अगर मैं इस शिप की हाइट और टन की बात करूं कि कितनी भारी थी, ये शिप लगभग 282 टन की थी और इसकी लेंथ तकरीबन 100 से 103 फीट थी। अपने पहले सालों में अमेज़न ने नॉर्थ अटलांटिक रूट्स पर सफर किया। नेट वेबसाइट पर फैक्ट्स नॉट फिक्शन सेक्शन में लिखा है कि अमेज़न अपने पहली जर्नी के टाइम, और उस टाइम पे इसके कैप्टन थे रॉबर्ट मैकफील, ऑन 19 जून 1861 स्पेंसर आइलैंड पर उनकी मौत हुई, और ये पहला सस्पेशियस वाकया था इस शिप का। और उसके बाद अमेज़न अगले कुछ सालों तक शिप ने वेस्ट इंडीज और यूरोप के बीच में ट्रेड जर्नी की। अक्टूबर 1867 में नोवा स्कॉट, कैप ब्रिटेन आइलैंड के पास एक तूफान आया, और वो तूफान इतना तेज और इतना स्ट्रॉन्ग था कि अमेज़न को समंदर की तेज लहरों ने किनारे तक धकेल दिया, जिसके वजह से जहाज को इतना नुकसान हुआ कि उसके ऑनर्स ने, क्योंकि पहले उसके मल्टीपल ऑनर्स थे, उन्होंने इसको वेरिक डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद अलेक्जेंडर मैकबीन, गैलेस्बे, नोवा स्कॉट का एक लोकल बिजनेसमैन, अलेक्जेंडर ने इस डैमेज हुई शिप को खरीद लिया। उसने सिर्फ एक वेरिक की तरह लिया था, चलाने के लिए रिपेयर बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन एक अमेरिकन मरीन रिचर्ड हैनिस ने अमेज़न को मैकबीन से परचेज किया नवंबर 1868 को। रिचर्ड ने न्यूयॉर्क में शिप को रजिस्टर्ड करवाया, उस पर लगभग $8,825 खर्चा करके रिस्टोर किया, और उसी टाइम इस शिप का नाम बदलकर मैरी सेलेस्टा रखा गया। रिचर्ड हैनिस ने अमेज़न को रिस्टोर करके मैरी सेलेस्टा बनाया, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गया, और इसी वजह से उसको बैंकरप्ट फाइल करनी पड़ी। इस वजह से वो शिप उनके क्रेडिटर्स ने ले ली, और फिर वो न्यूयॉर्क के एक ग्रुप इन्वेस्टर के पास चली गई। उन इन्वेस्टर्स में एक इम्पोर्टेड नाम था, जेम्स विंचेस्टर। मेजर शेयर को अपने पास रखा, बाकी शेयर विंचेस्टर ने अपने बिजनेस पार्टनर को दे दिए। उसके बाद शिप को 1872 में जब्राल्टर लाया गया। सैल्वेज हायरिंग के वक्त उनके ऑनरशिप डिटेल्स विंचेस्टर और पार्टनर्स ऑफिशियल कोर्ट पेपर्स कंफर्म किए गए। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करा गया कि विंचेस्टर एक प्रिंसिपल ऑनर था। ये तो हो गई शिप की पूरी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि किस वजह से ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई, या फिर लोगों ने इसको नाम दिया था कर्स शिप का। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टा ने न्यूयॉर्क हार्बर से अपना सफ़र शुरू किया। उस वक्त शिप की डेस्टिनेशन थी ग्योन, इटली। शिप पर एक कार्गो 1701 बैरल ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल जेनुआ में डिलीवरी करनी थी। कैप्टन डी बेंजामिन ब्रिग्स एक हाईली एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टेड मरीन थे, जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। उनके साथ उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी शिप पर ट्रेवल कर रही थी, और क्रू में 7 लोग और भी शामिल थे, मोस्टली जर्मन और स्कैंडिनेवियन सेलर्स जो ब्रिग्स के अंडर काम कर रहे थे। ये जर्नी मैरी सेलेस्टा के लिए एक नॉर्मल
ट्रांसलेटिक ट्रेड थी, शिप बिल्कुल फिट कंडीशन में थी और वेदर भी बिल्कुल परफेक्ट था। किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही हफ्तों में ये सफ़र समंदर की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में तब्दील होने वाला था। 4 दिसंबर 1872 का दिन था। अटलांटिक के बीच पुर्तगाल और एरिज़ोना के दरमियान और शिप दी ग्रेट अपना सफ़र कर रही थी। उसके कैप्टन डेविड ने दूर से ब्रिटेन शिप देखी जो अजीब तरीके से तैर रही थी। सील्स ठीक से टाइट नहीं थी, रिजेस भी लटक रही थी और सबसे बड़ी बात, डेक पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था और यही बात उनको बहुत ज्यादा अजीब लगी, जिसके वजह से फौरन कैप्टन डेविड ने तुरंत अपने फर्स्ट मेट डिवेन और सेकंड मेट जॉन राइट को छोटी सी बोट के जरिए शिप पर भेजा। जब वो लोग शिप पर चढ़े उन्होंने नाम पढ़ा तो ये थी मैरी सेलेस्टा। मैरी सेलेस्टा का हाल हैरान कर देने वाला था। कुछ सील्स फटी हुई थी, रिजेस लूज थे और होल्ड में तकरीबन 3.2 फीट पानी भर चुका था, लेकिन शिप अभी भी बिल्कुल ठीक थी और चलने के लायक थी। जब उन लोगों ने कैबिन्स को चेक करा, खाना पीना, पर्सनल बेलोंग्स, हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी, मानो के क्रू बस अभी आने ही वाला हो। यहाँ तक के कार्गो 1701 बैरल्स ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल वो भी अपनी जगह पे परफेक्ट थी। लेकिन एक चीज मिसिंग थी, क्रू और उनकी लाइफ बोट। ना कैप्टन ब्रिज, ना उनकी वाइफ सारा, ना उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और ना ही कोई क्रू का मेंबर। और उस दिन के बाद उनको कभी वापस देखा भी नहीं गया। मैरी सेलेस्टा समंदर में एक अजीब और बेजान जहाज बन चुकी थी और उसी दिन से एक ऐसा राज शुरू हुआ जो आज तक सुलझाया नहीं जा सका। 4 दिसंबर को जब दी ग्रेट ने मैरी सेलेस्टा को एयर ड्राफ्ट पाया तो कैप्टन डेविड ने फैसला किया कि शिप को इस तरह से छोड़ने के बजाय उसे अपने क्रू के साथ जब्राल्टर तक लिया जाया जाए ताकि सैल्वेज क्लेम किया जा सके। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि मैरी सेलेस्टा को सील करना खतरनाक था। उसके कुछ सील्स खराब थी, रिजेस लूज थी और होल्ड में पानी भी भर चुका था और उस टाइम पे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके वजह से वो पानी को निकाल सकें। फिर भी डी ग्रेट के कुछ लोग उस पर चढ़कर उसे जब्राल्टर की तरफ ले गए। 12 दिसंबर 1872 को दोनों शिप मैरी सेलेस्टा और दी ग्रेट फाइनली जब्राल्टर हार्बर में पहुंच गईं। वहां एक अथॉरिटीज ने शिप को कस्टडी में लिया और तुरंत एडमिरल कोर्ट में सैल्वेज हेयरिंग का केस शुरू हुआ। यहाँ से मैरी सेलेस्टा की असली कहानी दुनिया के सामने आई। एक शिप जो समंदर में बिल्कुल चलने के लायक थी, कार्गो सेफ था, खाना पीना मौजूद था, लेकिन पूरा क्रू बिना किसी निशानी के गायब हो गया था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि उनको 8 से 9 दिन लग गए जब्राल्टर हार्बर में पहुंचने के लिए, क्योंकि दी ग्रेट ने मैरी सेलेस्टा को 4 दिसंबर 1872 को पाया था और दोनों शिप 12 दिसंबर 1872 को जब्राल्टर पहुंची। मतलब रफली 8 से 9 दिन लगे मैरी सेलेस्टा को जब्राल्टर हार्बर तक ले जाने में। इसके 2 रीजन थे। मैरी सेलेस्टा की कंडीशन, सील्स पार्टली डैमेज, रिजेस लूज, होल्ड में पानी भी था। इस वजह से उसे सील करना, उसको तेज चलाना और ज्यादा मुश्किल था और रिस्की भी था। वेदर एंड नेविगेशन, दिसंबर के दिनों में अटलांटिक में कंडीशन इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती और इसके वजह से स्पीड भी कम हो जाती है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ था जब्राल्टर एडमिरल कोर्ट के सिविल इंक्वायरी में, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था। ये 2 रीज़न कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए थे। 17 दिसंबर 1872 को जब्राल्टर एडमिरल कोर्ट में सैल्वेज केस ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। केस के लीड जज थे सर जेम्स, चीफ जस्टिस ऑफ जब्राल्टर।
कोर्ट के सामने दोनों शिप की डिटेल्स रखी गईं। मैरी सेलेस्टा कार्गो इंस्टैक क्रू मिसिंग। दी ग्रेट, जिसमें कैप्टन डेविड और उनके क्रू ने मैरी सेलेस्टा को जब्राल्टर तक पहुंचाया। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जब मैरी सेलेस्टा जब्राल्टर पहुंची उसका पूरा क्रू मिसिंग था और उनकी कोई खबर कभी नहीं मिली। हेयरिंग का मेन फोकस था कार्गो और शिप के ऑनरशिप कंफर्म करना। जेम्स वेंचेस्टर एज अ प्रिंसिपल ऑनर, सैल्वेज रिवॉर्ड डिसाइड करना, दी ग्रेट के क्रू के लिए पॉसिबल फोल प्ले या अपेंडन की सस्पेंशन इन्वेस्टिगेट करना। The vessel was found discarded. The crew have disappeared without traces. Yet the cargo and the ship where is the serviceable condition. The court duty is determined the right salvage, not to the account for the mystery of missing person. Admiralty Court, Gibraltar, December 1872, reported in the Times, January 1873। मतलब कोर्ट ने क्लियरली लिख दिया कि क्रू ऑलरेडी मिसिंग था और उनका राज कोर्ट के स्कोप में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जब्राल्टर एडमिरल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसाइड किया कि दी ग्रेट के क्रू ने मैरी सेलेस्टा को रेस्क्यू करके पोर्ट तक लेकर जाकर अपना हक बनाया है कि उनको सैल्वेज रिवॉर्ड दिया जाए। नॉर्मली सैल्वेज रिवॉर्ड कार्गो की वैल्यू के हिसाब से होता है, 0.5% यानी कि 50% हो सकता है, लेकिन इस केस में जज जेम्स ने सस्पेक्ट की वजह से रिवॉर्ड काफ़ी कम रखा और उन्होंने लिखा, The court well recognizes the service, cannot overlook the grave suspicions which attach to the circumstances of this case. The salvage is awarded at the 150 of the value. Gibraltar Court Judgment Report in the time 15 February 1873 को फाइनली रिवॉर्ड डिसाइड किया 1700 का कार्गो और शिप की वैल्यू सिर्फ एक हिस्सा अप्रॉक्सीमेटली 1% दी ग्रेट के क्रू को दिया गया। जज ने ओपनली कहा कि ये केस मिस्ट्री और सस्पेक्ट है, इसलिए रिवॉर्ड भी कम दिया गया है। कोर्ट का फोकस सिर्फ शिप और कार्गो की इलीगल स्टेटस पर था। जज ने खुद कहा, द वेसल वॉज फाउंड डिसऑर्डर्ड, द क्रू हैविंग डिसअपीयर्ड विदाउट ट्रेसेस, द कोर्ट ड्यूटी इज डिटरमाइन द राइट ऑफ सैल्वेज, नॉट द अकाउंट ऑफ द मिस्ट्री फॉर द मिसिंग पर्सन। इसका मतलब था ना दी ग्रेट ने समंदर में सर्च किया और ना ही जब्राल्टर अथॉरिटीज ने बाद में रेस्क्यू एक्सपीडिशन भेजा, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सोर्सेस नहीं हुआ करती थी। मैरी सेलेस्टा के कैप्टन, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और क्रू हमेशा के लिए समंदर में गायब हो गए। टोटल 10 लोग परमानेंटली मिसिंग हो गए थे। ना जब्राल्टर कोर्ट की इंक्वायरी में, ना बाद के सालों में कभी भी कोई बॉडीज और लाइफ बोट या पर्सनल बिलोंग समंदर से रिकवर नहीं हुए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में हमेशा लिखा गया, द क्रू हैड डिसअपीयर्ड विदाउट ट्रेसेस। आज तक ये केस अनसॉल्व मरीन टाइम मिस्ट्री माना जाता है। सैल्वेज हेयरिंग के बाद एडमिरल कोर्ट ने मैरी सेलेस्टा को, उनके प्रिंसिपल ऑनर जेम्स वेंचेस्टर को और उनके पार्टनर्स को वापस दे दिया गया। इसके बाद ये शिप चलती रही। जून 26, 1873 को मैरी सेलेस्टा ने जियोन से निकलकर न्यूयॉर्क तक सफ़र किया। अगले कुछ सालों में इसके मल्टीपल ऑनरशिप चेंज हुई। 1874 में शिप एक न्यूयॉर्क कॉन्सिटेरियम को बेच दी गई, लेकिन बदनाम होने के बावजूद मैरी सेलेस्टा समंदर में सफ़र करती रही। 1879 में एक ट्रिप के दौरान कैप्टन एडर टाइटलैंड हीलैंड आइलैंड पर इलनेस की वजह से उनको तुरंत उतरना पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। ये भी एक और डार्क चैप्टर था इस शिप की हिस्ट्री में। आखिरी सफ़र और भी ज़्यादा ड्रामेटिक था। 1884 में नए ऑनर गिलमैन पार्कर ने शिप को कार्गो डिलिबरेटली ओवर वैल्यू करके एक इंश्योरेंस फ्रॉड करने की कोशिश की। दिसंबर 1884 में मैरी सेलेस्टा को जानबूझकर हाटी के पास एक्सीडेंट करा ताकि वो बैंक रिफर पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकें।
इंश्योरेंस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फ्रॉड एक्सपोज हो गया और क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। मैरी सेलेस्टा रिफर पर छोड़ दी गई और हमेशा के लिए समंदर में डूब गई। एक शिप जो अपने क्रू के गायब हो जाने के वजह से मिस्ट्री बन गई थी और उसका एंड भी एक इंश्योरेंस स्कैम और वेरिक के साथ हुआ। मैरी सेलेस्टा एक ऐसा जहाज जिसका क्रू हमेशा के लिए समंदर में लापता हो गया। इंक्वायरी में सिर्फ ये कहा गया कि शिप डिसेडेड थी, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ इसका जवाब कभी नहीं मिला। उसके बाद भी ये जहाज कई सालों तक सफर करता रहा, ऑनरशिप्स बदलती रहीं और आखिरी में एक इंश्योरेंस फ्रॉड के चक्कर में हाटी के रिफर पर जानबूझकर तबाह कर दी गई। एक रात जो शुरू हुआ 1872 को अटलांटिक के बीच से और ख़त्म हुआ 1885 के रिफर पर, लेकिन क्रू का अंजाम आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या उन्हें तूफान निकल गया? क्या वो किसी अननोन आइलैंड पर भटक गए या फिर मैरी सेलेस्टा एक गोस्ट शिप थी जिसका राज कभी समझ नहीं आया? हो भी सकता है कि डेविड ने ये सब जानबूझ के किया हो ताकि वो रिवॉर्ड ले सके। असली हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। आपको क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।